नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं एक मुलाकात। एक मुलाकात में हमारे साथ हैं राजस्थान के नवनियुक्त डीजीपी अजीत सिंह जी शेखावत साहब। शेखावत साहब, आपका जंटी में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आपको एक ये अपॉर्चुनिटी, फील्ड में एक लंबा एक्सपीरियंस, बहुत लंबे समय से लोगों की इच्छा भी थी कि आप डीजीपी बने। क्या कुछ ऐसी प्राथमिकताएं हैं जो आपका एक्सपीरियंस है, जो आप देखना चाहते हैं कि मैं इस तरह से कर सकूं? देखिए, बेसिकली दो बातें हैं जो पुलिस वर्किंग के लिए इम्पोर्टेंट है। एक तो पुलिस का जो बेड़ा है, जो स्टाफ है, कांस्टेबल से लेकर ऊपर तक, उनका मनोबल अच्छा रहे, मनोबल ऊंचा रहे। दूसरा, पुलिस का बेसिक फोकस जो कोर पुलिसिंग है उस पर होना चाहिए, क्राइम प्रिवेंशन में, इन्वेस्टिगेशन में। और बेसिक उद्देश्य यह है कि जनता की माल की सुरक्षा, उनकी जान की सुरक्षा, उनकी इज्जत की सुरक्षा। और ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर मनोबल अच्छा होगा स्टाफ का तो वो अच्छी कार्रवाई करेगा, अच्छा रिजल्ट देगा। और अच्छी कार्रवाई होगी, अच्छा रिजल्ट आएगा तो एक जॉब सेटिस्फैक्शन मिलता है, उससे मनोबल भी अच्छा रहता है। सो बेसिक हमारा फोकस एज अ डिपार्टमेंट इन दो बिंदुओं पर रहना चाहिए। जी, राजस्थान में कैसा एटमोस्फेयर अभी? क्योंकि जिस तरह से कई पिछले दिनों घटनाक्रम हुए, पुलिस को बैकफुट पे आना पड़ा, सवाल भी खड़े हुए। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस जब होती हैं, उसमें जब बहुत पॉलिटिकली मोटिवेट करके लोगों को लाया जाता है या किसी और कारण से उनको मोटिवेट करके लाया जाता है, प्रशासन पे, पुलिस प्रशासन पे, दूसरे अन्य प्रशासन पे दबाव बनाने का पूरा प्रयास किया जाता है। और इसका कारण कोई भी हो, चाहे पुलिस रिलेटेड हो, पुलिस रिलेटेड नहीं हो, चाहे वो पानी की सप्लाई की कमी हो या बिजली की व्यवस्था में कोई कमी हो या एग्रीकल्चरल प्राइसेस का मुद्दा हो, अल्टीमेटली उसका ब्रंट पुलिस को फेस करना पड़ता है। आंदोलन कभी भी होता है तो जो आंदोलन का मुद्दा है वो तो सेकेंडरी हो जाता है, प्राइमरी पुलिस और जो आंदोलनकारियों का कन्फ्रंट्रेशन हो जाता है। इसमें स्वाभाविक है पुलिस को कई बार एक्शन लेने की आवश्यकता पड़ती है, एक्शन लिया भी जाता है। और एक्शन लिया जाता है तो उसके उपरांत उसका दूसरा पहलू यह होता है कि जो आंदोलनकारी हैं उनका संख्या बल के हिसाब से और दूसरी और किसी तरह की उनकी शक्तियों का उपयोग करते हुए वो चाहते हैं कि पुलिस के खिलाफ एक्शन हो। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, किस लेवल तक हम हमारे एक्शन को जस्टिफाई करते हैं और कितना स्टाफ को सपोर्ट करते हैं, वो महत्वपूर्ण हो जाता है। जी, बहुत लंबे समय से एक बात चल रही है कि लॉ एंड ऑर्डर और रूटीन पुलिस दोनों को अलग अलग करना चाहिए। देखिए, 100% सेपरेशन तो नहीं हो सकता जी, क्योंकि कई लॉ एंड ऑर्डर संबंधित केसेस हैं जिनका इन्वेस्टिगेशन होता है। तो वो इन्वेस्टिगेशन यूनिट अगर आप उससे सेपरेट कर दोगे तो जो उसमें एक समन्वय होना चाहिए, उस समन्वय का थोड़ा लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हो जाता है। इसी तरह से कई केसेस ऐसे हैं जिनको आप टोटली लॉ एंड ऑर्डर से अलग कर सकते हैं, जिसमें स्पेशलाइज्ड क्राइम है, चाहे वो फोर्जरी का हो, फ्रॉड का हो, साइबर क्राइम हो, जिनके लॉ एंड ऑर्डर से डायरेक्ट कोई रिलेशनशिप नहीं रहती। ऐसे केसेस के लिए हमारे पास ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन यूनिट स्पेशलाइज्ड हैं। जैसे साइबर पुलिस स्टेशन हमारे पास है। नॉर्मली अगर महिलाओं से रिलेटेड केसेस हैं तो उसके लिए अलग से इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स हैं। क्राइम ब्रांच में अलग सेल्स हैं। एसओजी है जो इस तरह के केसेस पिकअप करके करती। लेकिन जो मुद्दा है वो मुद्दा है जिला लेवल पे, फील्ड लेवल पर इसके सेपरेशन का। ये इफेक्टिवली अभी तक नहीं हो पाया है। इसमें स्टाफ की अवेलेबिलिटी, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स की अवेलेबिलिटी, उनकी ट्रेनिंग आदि के कई मुद्दे इन्वॉल्व हैं। इनको सबको एग्जामिन करके इसकी जितना फिजिबल हो सकेगा वो करेंगे। जी, रिक्रूटमेंट का भी एक सवाल है, पोस्टें बहुत खाली हैं। जहां तक पोस्टों का प्रश्न है, सरकार ने अभी 5,500 कांस्टेबलरी में भर्ती की स्वीकृति दी है और उसकी प्रक्रिया हम अब प्रारंभ कर रहे हैं। जैसे जैसे 5,500 हमारे पास आते हैं, इनके ट्रेनिंग का प्रोसेस चालू होगा और ट्रेनिंग के उपरांत जैसे ये फील्ड में आएंगे, हमें आशा है कि आगे जो वैकेंसीज हैं उनको भरने की भी हमें परमिशन मिल जाए, क्योंकि हमारी भी एक सीमा है, एक साल में हम कितने ट्रेन कर सकते हैं। उससे ज्यादा अगर हम रिक्रूट कर लेते हैं तो वो अनट्रेन्ड मैन पावर बतौर हमारे पास पड़े रहेंगे
और उनका सदुपयोग नहीं होगा। जितनी हमारी क्षमता है उसके मुताबिक हमको रिक्रूटमेंट करके और आगे एक साइकिल बना लेनी चाहिए, जिससे आइंदा अगर ये रेगुलरली हो जाए तो आइंदा बहुत बड़ी वैकेंसीज की प्रॉब्लम नहीं रहे। जी, अपराध का नेचर भी बदल रहा है राजस्थान में। पहले संगठित अपराध इतने नहीं होते थे, लेकिन अभी भी पूरी तरह से तो नहीं कह सकता, बट फिर भी संगठित अपराध की तरह है। सुपारी किलर्स हैं, प्रॉपर्टी के हैं, इस तरह के अपराध बढ़ रहे हैं अब। देखिए, सुपारी किलिंग होती है, पहले भी होती है, और जब मैं एसपी था तब भी होती थी, पकड़े जाते थे लोग, अभी भी हो रही है। अपराध का तरीका डेफिनेटली बदला है, अपराध के साधन बदल गए, कम्युनिकेशन बहुत आसान हो गया है आजकल, बहुत फिजिकल कम्युनिकेशन और दूसरा वर्बल कम्युनिकेशन, दोनों बहुत एडवांस्ड हो गया है, और इससे दोनों तरफ है। हमारे को अपराधियों को पकड़ने में मदद भी मिलती है, अपराधियों को अपराध करने में मदद भी मिलती है। बेसिकली ये है, एक कदम आगे कौन रह सकता है। अगर अपराधी हमारे से एक कदम आगे रहता है तो जो हम कार्रवाई कर रहे हैं उसमें हम मेरे ख्याल से पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं हुए। आवश्यकता यह है कि हम अपराधियों से एक कदम आगे रहें। अपराध अवश्य होंगे, लेकिन उनको वर्कआउट करना, उनके मुलजिमों को पकड़ना और उनको सजा दिलवाना, वो हमारे सक्सेस का मायना है, और उसमें हमको ध्यान देना चाहिए। रिकवरी भी एक प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि रिकवरी कम है, केसेस को सॉर्ट आउट कर पाते हैं, मुलजिम को सजा तक भी पहुंचाते हैं, लेकिन रिकवरी का जो रेशो है काफी कम है भी। देखिए, रिकवरी का मुद्दा एक बड़ा कानूनी पेचीदगियों में फंसा हुआ मुद्दा है। किस चीज को आप स्टोलन प्रॉपर्टी मानेंगे? अगर आज आपके गले में पहना हुआ हार चोरी हो गया, या आपके ज्वेलरी चोरी हो गई, ज्वेलरी चोरी होने के बाद में अगर किसी ने उसका शेप बदल दिया, उसको उसके नगीने अलग कर दिए, सोना गला दिया, तो जो सोना उस हार का है और वो एक सिल्ला या उसके रूप में आ गया, तो फिर वो स्टोलन प्रॉपर्टी, उसको मानना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। वो साबित करना कि ये सोना उसी ज्वेलरी का है जो चोरी गई है, एक असंभव सा कार्य हो जाता है। तो इसमें दूसरी एविडेंस से ये तो तय हो सकता है कि ये आदमी ने अपराध किया है, हो सकता है उसके फिंगरप्रिंट्स वहां पर हो सकता है और एविडेंस हो, किसी ने देखा भी हो, लेकिन उस स्टोलन प्रॉपर्टी को, उस रिकवरी को एज स्टोलन प्रॉपर्टी मानना बड़ा टेढ़ा मुद्दा है। तो ये कॉम्प्लिकेटेड इश्यू है, हाँ, बट इस और ध्यान देने की आवश्यकता है, और जो भी एक्शन लिया जाना है करेंगे। एक बड़ा ही एक समाज के लिए भी बड़ी शर्मिंदगी की बात है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ माइनर जो केसेस, रेप केसेस जो बढ़ रहे हैं। जो छोटी बच्चियों के साथ नॉर्मली जो केसेस होते हैं, मैं ये नहीं कहता कि सारे के सारे, ये बच्चियों के या तो परिवार वालों द्वारा किए जाते हैं या किसी परिचित द्वारा किए जाते हैं। तो इसके लिए ऐसी स्थिति में अगर पिता ही अपनी बच्ची के साथ, या मामा, या उसका कोई और कजिन वगैरह, जो परिवार में जिसका रेगुलरली आना जाना है, रेगुलरली हो सकता है उसी मकान में रहता हो, वो कोई इस तरह का अपराध करे, तो उसके लिए प्रिवेंटिव मेजर पुलिस द्वारा लेना कि साहब हम इस इंसदादी कार्रवाई ये कर रहे हैं, ये बहुत मुश्किल है। इसका बेस्ट प्रिवेंशन ये है कि परिवारों में जागरूकता लाई जाए इस संबंध में, बच्चों को भी थोड़ा बहुत जागरूक किए जाने की जरूरत है, और विशेष तौर पर जो बच्चों की माताएं हैं उनको जागरूक करने की आवश्यकता है। इसका असली प्रिवेंशन वहीं से होगा। जी, ये केवल माइनर बच्चों की, मैं एनसीआरबी के एक रिपोर्ट भी पढ़ रहा था, जिसमें 70% या 75% जो केसेज हैं निश्चित रूप से परिचित को इनको इन्वॉल्व होता है, जो माइनर हो चाहे मेजर, इस तरह के जो रेप केसेज, छेड़छाड़ की जो घटनाएं। तो मुझे लगता है तो वक्त भी आ चुका है कि इसके लिए अवेयरनेस होनी चाहिए। इसमें कुछ स्कूल्स ने कुछ प्रयास करने चालू भी किए हैं, बट ये एक समन्वित सभी स्कूल्स में ये प्रयास किया जाना चाहिए, जिससे बच्चियां जागरूक हों। साथ साथ में बच्चियों के पेरेंट्स को भी बुला के उनको भी इस संबंध में जागरूक करने की आवश्यकता है। मेरे हिसाब से एक स्कूल अच्छा माध्यम हो सकता है इस तरह की जागरूकता पैदा करने के लिए। जी, एक गैंग्स का हमारे यहाँ पे काफी अभी इस समय बढ़ रही हैं, गैंगवार भी हो रहे हैं, तो इसके पीछे क्या माना जाए? गैंग वॉर्स हैं, आजकल स्टेक्स काफी हाई हो चुके हैं,
जो इनको फाइनेंशियल, अगर किसी चीज में खास तौर से अगर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स में अगर सेटल करने में गैंग्स आ जाती हैं, तो प्रॉपर्टी की कीमतें इतनी है कि डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी को सॉर्ट आउट कराने में उसमें फाइनेंशियल गेन्स बहुत होते हैं। काफी केसेस ऐसे होते हैं जिसमें एक पार्टी टू डिस्प्यूट ही किसी गैंग को साथ लाती है और उससे सेटलमेंट करके इलीगल तरीके से अपनी कार्रवाई करके जो भी अपने पोजीशन में लेना हो या दूसरे को डिस्पोजेस करके बेचना हो, इस तरह की कार्रवाई करती हैं। इसमें बहुत सारे केसेस इस वजह से होते हैं कि पुराने जो केसेस कोर्ट्स में चल रहे होते हैं उनका हमारे यहाँ प्रक्रिया ट्रायल की बहुत लंबी चलती है, और लंबी प्रक्रिया चलने की बजाय अगर मकान मालिक किराएदार का डिस्प्यूट चल रहा है तो वो भी बड़ा लंबा चलता है, और किसी तरह का ओनरशिप का डिस्प्यूट चल रहा है उसका भी फैसला नहीं होता, फैसला होता है तो फिर अपील एंड रिवीजन वगैरह कई उसमें चलते रहे। तो इस स्लो प्रक्रिया की वजह से काफी कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें रफ एंड रेडी जस्टिस, मैं इसको जस्टिस नहीं कहूंगा, रफ एंड रेडी मेथड्स यूज करके और उसका निपटारा कराने की कोई न कोई पार्टी प्रयास करती है। और इस वजह से ये एक कारण है जिसमें ये जो समानांतर सिस्टम्स चल जाते हैं जिसमें इलीगल है और एक एलिमेंट ऑफ थ्रेट जिसमें हमेशा रहता है कि साहब हमने इनकी बात नहीं मानी तो क्या पता क्या हो जाएगा, इसको बढ़ावा मिलता है। एक कारण तो यह है इसका। दूसरा कारण इसमें जो फाइनेंशियल स्टेक्स हैं बहुत हाई हैं, और कई युवा ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि साहब अब सरकारी नौकरी कर लेंगे, प्राइवेट नौकरी कर लेंगे, हमको क्या मिलेगा, 20,000 मिल जाएंगे, 25,000 रुपये मिल जाएंगे। उनकी आकांक्षाएं बहुत ऊंची होती हैं, इजी मनी है, इस तरह का। तो है कई सामाजिक कारण हैं, कई कारण ऐसे भी हैं जो हमारे सिस्टम से रिलेटेड है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम वापस लौटते हैं। बने रहिए जन टीवी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक मुलाकात, और एक मुलाकात में हमारे साथ हैं राजस्थान पुलिस के नवनियुक्त डीजीपी अजीत सिंह जी। सिंह साहब, हम बात कर रहे थे गैंग वार्स की। आप तो जेल का भी आपका एक्सपीरियंस है, जेल डीजी भी रहे हैं, वहां पे भी गैंग्स अपना संचालन कर रही हैं और जेल में बैठ करके और बाहर से पूरा अपना नेटवर्क चला रहे हैं। देखिए, जेल गैंग्स तो ऑलरेडी जी एग्जिस्ट करती हैं। गैंग्स के कुछ लोग पकड़े जाते हैं, जेल में चले जाते हैं। जेल की व्यवस्थाएं ये है कि वहां पर डिसिप्लिन नॉर्म होता है, उसके हिसाब से उनको रहना होता है। अब कई केसेस आते हैं जहां पर यहां जैसा आपने कहा कि वहां से भी गैंग का संचालन किया जा रहा है। उसके लिए जेल प्रशासन निरंतर प्रयासरत रहता है और अलग उनको सेपरेशन करने की भी कोशिश की जाती है। सेपरेट कुछ जेल्स में अलग से सेल्स बने होते हैं, सेल्स में उनको ट्रांसफर किया जाता है। कोई ज्यादा इस तरह के हैं जिनको काबू पाना मुश्किल हो या उद्दंडता ज्यादा है, क्रिमिनलिटी ज्यादा है, तो उनके लिए राजस्थान एक चुनिंदा स्टेट्स में है जहां पे हाई सिक्योरिटी जेल भी अलग से बनी हुई है, तो हाई सिक्योरिटी जेल में भी ट्रांसफर किया जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जेल से बाहर कम्युनिकेशन होना, कम्युनिकेशन टेलीफोन्स उनके पास चेकिंग करी जाती है, निरंतर पकड़े जाते हैं। इसमें कुछ केसेस सामने आते हैं जिसमें हम जेल स्टाफ की मिलीभगत होती है। कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पर उनकी मिलीभगत नहीं है लेकिन वो रोकने में सक्षम नहीं हो पाते हैं क्योंकि जेल की लोकेशन ऐसी है या कुछ व्यवस्थाएं ऐसी है। अब बंदी को कोर्ट में ले जाते हैं तो कोर्ट में आने ले जाने में 5-7 आदमी 20, 25, 30 बंदियों को साथ ले जाते हैं, उनको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। वहां पर कोर्ट में जो होल्डिंग एरिया होता है वो पर्याप्त नहीं होता, इसलिए उनको वहां पे लॉकअप में नहीं रखा जा सकता, बाहर रहते हैं। वहां पर उनका दूसरे लोगों से इंटरैक्शन, मिलना जुलना बहुत होता रहता है। तो इसमें से भी कोई गतिविधियां, वहां से भी मैसेजेस पास होते हैं। कुछ जो प्रोहिबिटेड सामग्री भी जेल में आ जाती है, जैसे फोन के सिम कार्ड्स आदि हैं। सिम कार्ड बड़ा छोटा सा पतला सा है कि उसको बॉडी में भी छिपा कर मुंह के अंदर तलवे के ऊपर चिपका के भी लाने के केसेस आए हैं, और भी कहीं। तो वो इस तरह की
चेकिंग भी बहुत मुश्किल हो जाती है। वैसे सरकार द्वारा इसमें काफी कुछ कार्रवाई की गई है। पहले सिर्फ जेल स्टाफ ये करता था, अब उन्होंने एक सेकंड लाइन ऑफ चेकिंग और रादर फर्स्ट लाइन ऑफ चेकिंग आरएसी की बना ली। आरएसी की पूरी एक बटालियन जेल डिपार्टमेंट को दी हुई है, जो इंपॉर्टेंट जेल्स पे सुरक्षा की व्यवस्था देखते हैं, चेकिंग की व्यवस्था भी देखते हैं, मिलने वाले जो आते हैं विजिटर्स उनकी भी स्क्रीनिंग आदि करते हैं। जहां अगर आप हाई सिक्योरिटी जेल की बात करें तो उसमें 3 टियर व्यवस्था कर रखी है। उसमें फर्स्ट टियर आ जाता है डिस्ट्रिक्ट पुलिस का। उन्होंने जेल के आउटर गेट पर ही अपनी एक चौकी लगा रखी है, जो निगरानी रखता है, आवश्यकता पड़ने पर चेक करता है, फिर आरएसी करती है, फिर जेल स्टाफ करता है। ये सब व्यवस्था की हुई है। जैमर्स 4G जैमर्स लगाए हैं। आप जब जेल डीजी थे उस वक्त सिक्योरिटी और जेल शिफ्टिंग, आसपास की बस्तियां, इनको लेकर के भी एक कार्रवाई की। देखिए, जेल्स जो बस्तियों में आ गई हैं, एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी इनको बाहर शिफ्ट किया जाना है और बाहर शिफ्ट करके नई जो जेल्स बनेंगी उनका आधुनिक जो भी व्यवस्थाएं हैं, सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं और सर्वेलेंस व्यवस्थाएं हैं और चेकिंग व्यवस्था, जितनी भी आधुनिक जो हैं लेटेस्ट, वो लगाने का उसमें विचार है, ताकि वो एक इफेक्टिव होल्डिंग एरियाज बन सकें जहां पर क्राइम वहां से नहीं हो सके। पुलिस में संसाधनों का अभाव मानते हैं अभी कि जो संसाधन होने चाहिए? देखिए, संसाधनों का अभाव है, रहता है, लेकिन जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है संसाधनों का अभाव तो बना रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे गैजेटरी डेवलप होती है, क्रिमिनल्स के पास भी एडवांस होती रहती है जो भी गैजेटरी है या वेपनरी है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमेशा हमको अपडेट करते रहना पड़ेगा और जैसे जैसे एडवांसमेंट होगा हमारे को संसाधनों की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी। तो ये एक हमेशा रहेगा। दूसरा, जहां तक मैन पावर का सवाल है, मैन पावर को हम कितना इफेक्टिवली यूज करते हैं इस पे बहुत कुछ निर्भर करता है। हम मैन टू मैन तो आदमी नहीं लगा सकते, लेकिन हमारा एक आदमी कितने आदमियों को हैंडल करने में सक्षम है, उसकी कैपेसिटी कितनी ज्यादा बढ़ा सकते हैं, अल्टीमेटली हमको उस पर आना पड़ेगा कि हम हमारे जो स्टाफ है उसकी इफेक्टिवनेस कितनी इंक्रीज कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ स्टाफ इंक्रीज करने की। वो उस पर ध्यान देकर हम क्या कर सकते हैं वो देखेंगे। बदमाशों के पास में एक रिपोर्ट भी थी पुलिस की कि वेपन्स और व्हीकल्स पुलिस से भी फार बेटर है उनके पास में। देखिए, वेपन्स के लिए तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन व्हीकल्स डेफिनेटली उनके पास फार बेटर है। लेकिन वेपन्स उनको कोई तोप और बॉफर्स तो नहीं चाहिए। देसी कट्टा भी अगर एक वो आपके सामने है तो वो भी एज इफेक्टिव एज AK-47 है, अगर एक एक आदमी गोली किसके पहले लगती है। साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ जरूर है कि साहब हमारे पास सुपीरियर वेपन है, लेकिन सुपीरियर वेपन पुलिस के पास है तो भी जिस तरह से, जिस फ्रीडम के साथ बदमाश वेपन यूज करता है, पुलिस यूज नहीं कर सकती। पुलिस को पूरा एहतियात बरतना पड़ता है। इट कैन नॉट बी द अग्रेसर, जबकि उसको ये क्रिमिनल को ये फ्रीडम है कि वो अपना मौका देखे, अपनी टाइम देखे, अपनी जगह देखे, उस हिसाब से फायर कर दे। जबकि पुलिस के लिए ये लागू नहीं है। पुलिस तो जब ही कर सकती है जब खुद की आत्मरक्षा हो या किसी और की सुरक्षा हो, उसके लिए कर सकती है। तो ये जो कंस्ट्रेंट्स पुलिस पे हैं वो तो हैं ही, लेकिन पुलिस उसको काउंटर करती है। पुलिस की मौजूदगी ज्यादा जगह पे है, तो आपकी फास्ट व्हीकल से आप जयपुर से अजमेर जा रहे हैं तो पुलिस चेज शायद नहीं करे, लेकिन उसको आपको रास्ते में इंटरसेप्ट तो कर सकती। वो हम किस तरह से किस चीज को हैंडल करते हैं, डील करते हैं, उस पर डिपेंड करता है। जी, मुझे ध्यान है अपने पुलिस की मौजूदगी की एक बात की, जब आप डीआईजी थे एक ऑर्डर भी जारी किया था और जो एसपी साहिबा ने सबसे कहा भी था कि इवनिंग के वक्त खासकर पुलिस जनता के बीच रहे, यूनिफॉर्म में ज्यादातर लोग दिखने चाहिए। तो ये अभी भी एक बार लागू करेंगे? हाँ, मेरे ख्याल से लोग शायद फॉलो भी कर रहे होंगे, बिकॉज जिस टाइम जनता बाहर रहती है उस टाइम अगर विजिबिलिटी रहती है पुलिस की तो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ये रहता है, जनता में भी सुरक्षा की भावना रहती है, क्रिमिनल्स में भी ये रहता है कि पुलिस यहां पर है तो उस एरिया को थोड़ा अवॉइड किया जाए। आपने एक मनोबल की बात कही थी। हमारे यहाँ एनकाउंटर पहले भी काफी हुए हैं, 3 एनकाउंटर ऐसे चर्चित रहे जिससे लेकर के कुछ पुलिसकर्मियों को, अधिकारियों को जेल जाना पड़ा। या आनंद पाल वाला एनकाउंटर, इस पर भी काफी पॉलिटिकल प्रेशर, समाज का प्रेशर रहा। तो इससे मनोबल पे कोई फर्क पड़ता है? डेफिनेटली मनोबल पे फर्क पड़ता है, लेकिन उस एनकाउंटर में क्या हुआ, कैसे हुआ, उसका डाउन द लाइन मैसेज क्या जाता है,
वो इम्पोर्टेंट है। क्या हम ये मैसेज दे रहे हैं कि साहब देखो इन्होंने तो इतना अच्छा काम किया लेकिन फिर भी इनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी? अगर ये मैसेज कहीं जाने लग गया तो आप समझ लें कि डेफिनेटली आइंदा उस तरह की कार्रवाई करने से स्टाफ गुरेज करेगा। लेकिन जैसे अब मैं आनंदपाल के एनकाउंटर की बात करता हूं, मैं घटनास्थल में देख के आया हूं, लोगों से भी मैंने बात करी है, बिल्कुल इसको कोई भी एजेंसी जांच कर ले, इसमें कमी नहीं निकाल सकती। और एक तरह से अगर ये जांच होकर क्लियर हो जाएगा तो लोगों को जो ये मन में है कि साहब हम किसी चीज को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी हमारे लिए एक वो संदेह की जो सुई है वो दूर हो जाएगी। जी, एक डिजायर कल्चर जो पॉलिटिकल दखल है पोस्टिंग्स में, इसे कितना उचित मानते हैं? डेफिनेटली आपके पास कोई आदमी आएगा, आप मेरे को कहेंगे कि साहब यह है इनका जेन्युइन केस है, देखिए, डेफिनेटली आपका अगर आदमी खुद आके कहे, आप कहे, ये मेरी ड्यूटी है कि मैं एग्जामिन करूं और सही काम करूं। अगर आप चाहेंगे, आप ये कहते हैं कि साहब फला आदमी उस जगह के लिए उपयुक्त है, तो मैं अगर उपयुक्त है तो ठीक है, मेरे को कोई एतराज नहीं होना, लेकिन अगर उपयुक्त नहीं है तो ये मेरी ड्यूटी बनती है मैं आपको बताऊं कि सब ये इस तरह से संभव नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। और जहां तक मैं मेरे अधिकार क्षेत्र का वो जो कार्य क्षेत्र रहा है अब तक, अब मेरे पास कोई पॉलिटिकल इंटरफियरेंस या दबाव अभी तक तो किसी तरह का नहीं आया है। मैं एक्सपेक्ट यही करता हूं कि आखिरी फेज में भी शायद नहीं हो। जी, कमिंग डेज में इलेक्शन आने वाले हैं, 1.25 साल का वक्त बचा है राजस्थान में, और जैसे चुनाव नजदीक आते हैं मूवमेंट भी बढ़ते हैं, आंदोलन बढ़ते हैं, कर्मचारियों के हों चाहे पब्लिक के हों, पॉलिटिकल पार्टीज के हों, इसको लेकर के कैसे निपटेंगे, क्योंकि काफी प्रेशर भी रहता है? देखिए, है पॉलिटिकल एक्टिविटीज अपनी जगह हैं, चलेंगी, हमेशा चलती आई हैं। ये डिपार्टमेंट का काम है, आज मैं हूं, इलेक्शन के टाइम शायद कोई और होंगे, उस हिसाब से जो स्ट्रेटेजी उनको अपनानी है अपनाएंगे, करेंगे। बेसिकली पुलिस का काम कानून की पालना कराना है, तो उसमें कानून की पालना किस तरह से कराते हो जिसमें मिनिमल कोलैटरल डैमेज हो, वो देखने की आवश्यकता है। और स्थिति टू स्थिति जैसी बनती है उस हिसाब से एक्शन लेना चाहिए। कोई इसमें एक सीधा सा फॉर्मूला नहीं दिया जा सकता कि साहब 5,000 आदमी इकट्ठे होकर ये कर रहे हो तो आप ये कर लो। ये हर केस की अपनी समस्याएं होती है, अपनी यूनिकनेस होती है। वैसे तो हमारे संभाग जिस तरह से बटे हुए हैं, केसेस भी डिफरेंट नेचर के आते हैं, लेकिन एक आदिवासियों में मौतानी की जो परंपरा है वो लंबे समय से एक चुनौती बनी हुई है। मौताने की परंपरा बेसिकली एक तरह का, अगर मॉडर्न लॉ के परिप्रेक्ष्य में, प्रेजेंट लॉ के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये एक्सटॉर्शन की परंपरा है, जिसे कुरीति भी कह सकते हैं। ये कुरीति हो सकता है। शुरुआत में जब ये शुरू हुई इसकी कोई लॉजिक थी, कुछ था, बट ये एक कुरीति में डेवलप हो गई है। अगर किसी आदमी की आपस में झगड़ा हो जाता है, किसी की डेथ हो जाती है, तो पंच पटेल, कुछ लोग, काफी लोग वहां जाकर जिसको अक्यूज्ड माना जाता है उसकी प्रॉपर्टी को तहस नहस कर देते हैं, उसकी फसल को नुकसान कर देते हैं और वहां डेरा डालते हैं जब तक कि सेटलमेंट उनके टर्म्स के मुताबिक नहीं हो जाए। तो ये एक पैरेलल उन्होंने अपनी व्यवस्था चला रखी है, और पैरेलल व्यवस्था ऐसी है जो एग्जिस्टिंग कानून है उसका काफी उल्लंघन करती है। तो इसमें तो हमको जो कानूनी कार्रवाई करनी है, केसेस रजिस्टर करके उनको एक कानूनी प्रक्रिया प्रारंभ करनी है, वो आवश्यक है। जी, समय कम है, दो छोटे छोटे से मेरे सवाल हैं। एक तो नाकेबंदी को लेकर के, क्योंकि हमारी सीमावर्ती स्टेट्स कई हैं, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उसका हरियाणा और उत्तर प्रदेश में काफी आवाजाही रहती है बदमाशों की। देखिए, अगर हरियाणा उत्तर प्रदेश से आवाजाही रहती है तो रोड नाकाबंदी तो सिर्फ उसका एक हिस्सा है उनको चेक करने के लिए। आप नाकाबंदी कराते हैं, नॉर्मली छोटी व्हीकल्स को चेक करते हैं, क्योंकि बसेस में आवागमन होता है इनका, ट्रेन्स में होता है, हवाई जहाज से भी आने लग गए हैं क्रिमिनल्स। तो इसके लिए तो इनका मूवमेंट आइडेंटिफिकेशन करने की पहले आवश्यकता है, और किस तरह से उनको ट्रैक कर सकते हैं। सिर्फ नाकाबंदी ही कह दिए पर्याप्त नहीं है इस काम के लिए। इस काम के लिए ग्राउंड लेवल इंटेलिजेंस गैदर करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरे स्टेट्स, जो पड़ोसी स्टेट्स हैं, पड़ोसी से आगे वाले स्टेट से भी एक निरंतर संवाद और समन्वय बना के रखने की आवश्यकता है। एक मुखबिर को लेकर के भी पुलिस का एक
इन्वेस्टिगेशन और इंटेलिजेंस का एक रास्ता रहा है मुखबिर, अभी लगता है आपको थोड़ी कमी हुई है उसमें? देखिए, मुखबिर कितना कारगर है, कितने मुखबिर है, ये सब इस बात पर डिपेंड करता है कि मुखबिर जो आदमी मुखबिर को हैंडल करता है, मुखबिर का उसमें कितना विश्वास है। अगर थाने में, एसएचओ में लोगों का विश्वास है तो डेफिनेटली इंफॉर्मेशन उसके पास आएगी। मेरा तो यहां कहना है कि आज पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली ऐसी हो जाए जिसमें जनता में उसके प्रति विश्वास उत्पन्न हो कि मैं रिपोर्ट करूंगा तो उस पर कार्रवाई होगी, और अगर जनता में अपने प्रति विश्वास पैदा करने में हम सफल हो जाएंगे तो मैं कहता हूं मुखबिर हमारे लिए तो पब्लिक के सब आदमी मुखबिर होंगे फिर। जी, पुलिसिंग के अलावा मैं वो जानना चाहूंगा, क्या शौक है कि जिसके जरिए आप टाइम पास करते हैं? और देखिए, जब मौका मिलता है तो मैं घूमना भी पसंद करता हूं। नॉर्मल रूटीन में डेली कुछ न कुछ फिजिकल एक्सरसाइज, चाहे कोई गेम खेलना हो, चाहे वॉक करना हो, जॉग करना हो, वो करता हूं। मेरे डॉग्स हैं, डॉग्स को एक्सरसाइज कराता हूं, उनके साथ भी काफी समय व्यतीत करता हूं, बाकी फैमिली के साथ टाइम में। जी, आखिर में कुछ कहना चाहेंगे सर? प्रदेश की जनता से तो मेरी अपील यही रहेगी कि हमें आपको बेटर सर्विस किस तरह से दें, क्या है हमारी कमियां बताएं, हमारा सहयोग करें, और हमारे बेटर सर्विस देने के लिए हमको जो भी आप मदद कर सकते हैं करें। तो सिंह साहब हमारे साथ एक मुलाकात में जुड़े और उन्होंने खुल करके कई मुद्दों पर चर्चा की है, और कई मुद्दे ऐसे हैं कि जिनमें पुलिस को भी आपके सहयोग की अपेक्षा है और करनी चाहिए, क्योंकि अपराध रोकने के लिए न केवल पुलिस, आपकी सजगता भी काफी कारगर हो सकती है। चलिए साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और एक मुलाकात में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।